स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 1। इससे पहले के सीजन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। एपिसोड शुरू होता है राइटन सिस्टम से जो फेडरेशन स्पेस के बाहर था। यहाँ पर हम एक छोटा सा शिप देखते हैं। इस शिप के अंदर एक माँ बेटे होते हैं। माँ का नाम बेवर्ली क्रशर होता है और बेटे का नाम जैक क्रशर होता है। बेवर्ली 20 साल पहले यूएसएस एंटरप्राइज डी पर चीफ मेडिकल ऑफिसर थी और वो थोड़े टाइम तक पिकार्ड के साथ रिलेशनशिप में भी रही थी, लेकिन फिर अचानक से बेवर्ली कहीं गायब हो गई थी और अब आज 20 साल बाद वो अपने बेटे के साथ एलियंस के ग्रुप से बचती हुई भाग रही थी। बेवर्ली और उसके बेटे के पीछे काफी समय से एक एलियन ग्रुप पड़ा हुआ था। वो लोग बार बार भागने की कोशिश करते थे, बार बार छुपने की कोशिश करते थे, मगर हर बार वो एलियन ग्रुप उन्हें ढूंढ लेता था और हर बार हमला करने वाले एलियंस अलग तरीके के होते थे, अलग सिविलाइजेशन से होते थे, लेकिन हर बार वो उसी ग्रुप का हिस्सा होते थे जो ग्रुप उनके पीछे पड़ा हुआ था। अब इन एलियन से भागते भागते ये दोनों राइटन सिस्टम तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर भी ये एलियन ग्रुप इनके पीछे पीछे आ गया था और अब इसी एलियन ग्रुप के कुछ लोग बेवर्ली के स्पेसशिप के अंदर घुस चुके थे और ये पहली बार था कि बेवर्ली के शिप के अंदर वो एलियन ग्रुप के लोग घुसे थे। एलियंस के आने के बाद बेवर्ली अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देती है और फिर उसके बाद उन एलियंस से लड़ने लगती है। अब काफी देर तक लड़ने के बाद बेवर्ली फाइनली सभी एलियंस को मार देती है। इस लड़ाई के अंदर बेवर्ली भी काफी घायल हो जाती है और अब बेवर्ली को समझ आ गया था कि अगर उसे इस एलियन ग्रुप से अपने बच्चे को बचाना है या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उसे पिकार्ड की मदद लगेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घायल बेवर्ली मैरियट कोडेक की मदद से पिकार्ड को मदद का मैसेज सेंड कर देती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैरियट कोडेक एक तरीका होता है जिसकी मदद से मैसेज को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जा सकता है और क्योंकि ये तरीका सिर्फ यूएसएस एंटरप्राइज डी पर ही डेवलप किया गया था और सिर्फ वहीं पर यूज किया गया था, तो इसीलिए मैरियट कोडेक वाले मैसेजेस को डिकोड करना सिर्फ गिने चुने लोगों को आता था और वो सारे के सारे लोग पिकार्ड को अच्छे से जानते थे। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं कि पिकार्ड और लैरिस अपने सामान को पैक कर रहे थे क्योंकि ये दोनों अर्थ को छोड़कर चैल्टॉक 4 पर जाकर रहने वाले थे। ये प्लेनेट रोमुलन स्टार एम्पायर के अंदर आता था। एक्चुअली लैरिस को यहाँ पर कुछ काम था और वो यहाँ पर किसी डिप्लोमेट वर्क के लिए जाने वाली थी और जब तक लैरिस यहाँ पर अपना काम करती तब तक पिकार्ड यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट के मजे लेता और आराम से जिंदगी बिताता। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों चैल्टॉक 4 के लिए निकल पाते उससे पहले ही बेवर्ली का मैसेज पिकार्ड के यूएसएस एंटरप्राइज डी वाले कॉन्टैक्ट बैच पर आ जाता है और अब पिकार्ड जैसे ही मैसेज को ओपन करता है वैसे ही बेवर्ली की रिकॉर्डेड वीडियो प्ले हो जाती है और इस वीडियो के अंदर बेवर्ली बोलती है कि मैं इस मैसेज के साथ तुम्हें कोऑर्डिनेट भेज रही हूँ। अब इतना बोलने के बाद बेवर्ली फोकस करते हुए एक वर्ड को बोलती है हेलबर्ड और अब हेलबर्ड बोलने के बाद बेवर्ली आगे बोलती है कि किसी पर भी भरोसा मत करना, स्टार फ्लीट पर भी नहीं। मैसेज को सुनने के बाद पिकार्ड सारी बात लैरिस को बताता है और अब जैसे ही लैरिस को पूरी बात पता चलती है वैसे ही वो समझ जाती है कि पिकार्ड को जाना होगा और वो उसके साथ चैल्टॉक 4 पर नहीं जा सकता। और अब हम देखते हैं कि लैरिस पिकार्ड को यह बोलते हुए बेवर्ली की मदद करने के लिए उसे भेज देती है कि पिकार्ड फर्ज हमेशा सबसे पहले आता है, तो जाओ जाकर उसकी मदद करो और जैसे ही काम खत्म हो जाए वैसे ही तुम चैल्टॉक 4 पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं वेट करूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपने दोस्त विलियम राइकर से मिलने के लिए जाता है। विलियम राइकर के कैरेक्टर को हमने स्टार ट्रेक पिकार्ड के सीजन 1 के अंदर भी देखा था, तो अगर आपने सीजन 1 को नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब पिकार्ड विलियम राइकर से मिलने के बाद उसे बेवर्ली के मैसेज के बारे में बताता है और अब जैसे ही विलियम को बेवर्ली के मैसेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है तो वो ये बात समझ जाता है कि बेवर्ली हेलबर्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही थी और बेवर्ली के मैसेज के अंदर हेलबर्ड का मतलब क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम पिकार्ड को बताता है कि जब बॉर्ग ने पिकार्ड को लोक्यूटस बना लिया था तो उस समय बॉर्ग ने हेलबर्ड नाम के एक वायरस को उनके स्टारशिप के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से उनके नेविगेशन सिस्टम के हर एक डिजिट के अंदर 3 डिजिट ऐड होने लग गए थे और इसी वजह से उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो गया था। अब हम देखते हैं कि विलियम इतना बताने के बाद बेवर्ली के दिए गए कोऑर्डिनेट्स में 3 डिजिट्स को ऐड करता है तो विलियम को नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और ये नए कोऑर्डिनेट ठीक उसी जगह की लोकेशन बता रहे थे जहां पर बेवर्ली का शिप था। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बेवर्ली की दी गई लोकेशन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बेवर्ली का स्पेसशिप फेडरेशन स्पेस के बाहर था और ना ही विलियम के पास कोई शिप था और पिकार्ड तो रिटायर हो ही चुका था, तो यानी कि इन दोनों के पास कोई भी शिप नहीं था जिसकी मदद से ये लोग फेडरेशन स्पेस के बाहर तक जा सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम पिकार्ड के इस मिशन को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज चाहता था। एक्चुअली विलियम और उसकी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से विलियम काफी समय से अपनी फैमिली के साथ नहीं था, वो अकेले ही रह रहा था और अकेले रहने की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए पिकार्ड के मिशन को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर विलियम शिप का इंतजाम करने के लिए एक प्लान बनाता है और वो प्लान ये था कि विलियम और पिकार्ड एक फेक इंस्पेक्शन करने के लिए विलियम के पुराने स्पेसशिप यूएसएस टाइटन पर जाएंगे और शिप के कैप्टन को बोलेंगे कि वो यहाँ पर फ्रंटियर डे के लिए शिप की कंडीशन को चेक करने के लिए आए हैं और क्योंकि विलियम और पिकार्ड स्टार फ्लीट के अंदर हीरो थे तो इसलिए शिप का कैप्टन बिना किसी सवाल जवाब के शिप की कंडीशन दिखाने के लिए मान जाता और उनके कहने पर उनकी बताई लोकेशन पर भी शिप को ले जाता और ये लोकेशन और कोई नहीं बल्कि राइटन सिस्टम का वो एरिया होने वाला था जहाँ से फेडरेशन स्पेस का बॉर्डर खत्म हो रहा था। एक्चुअली राइटन सिस्टम 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक हिस्सा फेडरेशन स्पेस के कंट्रोल में था और दूसरा हिस्सा फेडरेशन स्पेस के कंट्रोल से बाहर था और ये लोग राइटन सिस्टम के सिर्फ उस जगह तक जाना चाहते थे जहाँ पर फेडरेशन स्पेस का बॉर्डर था क्योंकि उस जगह से बेवर्ली के दिए गए कोऑर्डिनेट की लोकेशन सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी।
और इस 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो लोग किसी भी छोटी शटल के जरिए पूरा कर सकते थे और फिर उसके बाद बेवर्ली को बचाकर वापस शिप पर लाकर वापस आ सकते थे। इससे होता यह कि जब तक शिप के कैप्टन को कुछ पता चलता तब तक ये दोनों अपने काम को पूरा कर चुके होते और फिर मजबूरी में शिप के कैप्टन को अपना मुंह बंद करना पड़ता। लेकिन जैसा ये दोनों सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यूएसएस टाइटन का नया कैप्टन था कैप्टन लियाम शॉ, और ना जाने क्यों वो पिकार्ड और विलियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जहां शॉ इन दोनों की कोई बात नहीं मानने वाला था, वहीं टाइटन पर इन दोनों की मदद करने के लिए शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी था, और वो और कोई नहीं बल्कि 7 ऑफ 9 होती है, जिसने पिछले सीजन के बाद स्टारफ्लीट ज्वाइन कर लिया था। और अब स्टारफ्लीट ज्वाइन करने के बाद उसे सब उसके ओरिजिनल नाम यानी कि अनिका हैंसन के नाम से जानते थे। अब जैसे ही ये दोनों टाइटन पर पहुंचते हैं वैसे ही इन दोनों की मुलाकात 7 से होती है। पिकार्ड 7 को देखकर खुश हो जाता है और अब ये दोनों फेक इन्फेक्शन का ड्रामा शुरू कर देते हैं। अब सारी जगह घूमने के बाद ये दोनों कैप्टन शॉ के पास जाते हैं और उसे बोतल में उतारने के लिए उसे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि फ्रंटियर डे से ठीक पहले नए यूएसएस टाइटन की पावर का शो ऑफ करा जाए, और शिप की पावर दिखाने के लिए तुम शिप को राइटन सिस्टम के उस हिस्से तक ले जाओ जहां पर फेडरेशन का बॉर्डर खत्म होता है। अब शॉ इन दोनों की बात सुनने के बाद बिना किसी झिझक के सीधा इनके मुंह पर बेइज्जती करते हुए इन दोनों को ये बोलकर सोने के लिए चला जाता है कि मैं शिप को राइटन सिस्टम तक लेकर नहीं जाऊंगा। और अब इसके बाद आखिर में ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं जानता हूं कि आप किसी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आए हैं और मुझे जहां से ऑर्डर मिलने चाहिए मुझे वहां से ऑर्डर मिल चुके हैं, तो हम जब तक वापस स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते तो तब तक आप अपने रूम के अंदर जाकर सो जाइए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिकार्ड और विलियम एक छोटे से रूम के अंदर दो छोटे से बेडों पर सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम 7 को देखते हैं जो पिकार्ड और विलियम की बातों को सुनकर समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इन दोनों का राइटन सिस्टम पर जाना बहुत जरूरी है, मगर अब ये दोनों इस बारे में बता नहीं रहे। और अब हम देखते हैं कि 7 पिकार्ड की मदद करते हुए अपने कैप्टन के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर शिप को राइटन सिस्टम तक ले आती है। और अब जैसे ही शिप राइटन सिस्टम में पहुंचता है वैसे ही 7 पिकार्ड और विलियम को अपने पास बुलाती है और एक दोस्त होने के नाते पिकार्ड से पूछते हुए बोलती है कि मुझे सब कुछ सच बताओ कि तुम राइटन सिस्टम पर क्यों आना चाहते थे। अगर तुमने कुछ भी छुपाया या फिर झूठ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें उठाकर स्पेस में फेंक दूंगी। पिकार्ड 7 के सवाल को सुनकर उसे जवाब देते हुए बेवर्ली के मैसेज के बारे में सारी जानकारी बता देता है। और अब जैसे ही 7 को बेवर्ली के मैसेज के बारे में पता चलता है वैसे ही वो उन दोनों को शिप के कंट्रोल सेंटर में ले आती है और फिर उसके बाद वो उन्हें स्पेस को दिखाते हुए बोलती है कि जेंटलमैन स्वागत है आपका राइटन सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंट्रोल सेंटर में एक लड़की पिकार्ड को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी और अब यहाँ पर पिकार्ड को पता चलता है कि मुस्कुराने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि पिकार्ड के पुराने दोस्त जॉर्डी लफोर्ज की बेटी सिडनी लफोर्ज है। पिकार्ड जॉर्डी की बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे हेलो हाय करता है। अब इसके बाद हम 7 को देखते हैं जो पिकार्ड से बोलती है कि 4 मिनट बाद शटल 3 की सिक्योरिटी बदलने वाली है, तो जैसे ही शटल 3 की सिक्योरिटी बदले तो वैसे ही तुम मौका पाकर शटल 3 के अंदर बैठ के शटल को लेकर यहाँ से निकल जाना। और हाँ, 4 मिनट का मतलब है सिर्फ 4 मिनट। 7 की बात सुनकर एक तरफ तो पिकार्ड और विलियम मौका पाकर शटल 3 को लेकर राइटन सिस्टम की उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ के कोऑर्डिनेट बेवर्ली ने दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन पर कैप्टन शॉ को सब कुछ पता चल जाता है और अब जैसे ही शॉ को सब कुछ पता चलता है वैसे ही वो 7 से बोलता है कि तुमने अपनी वफादारी और दोस्ती के चक्कर में अपने पूरे करियर को बर्बाद कर लिया है। और अब शॉ की इस लाइन से 7 समझ गई थी कि उसकी जॉब जाने वाली है। हालांकि 7 को उसकी जॉब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने जब से स्टारफ्लीट ज्वाइन किया था तब से वो शॉ के अंडर ही काम कर रही थी और शॉ इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता था कि 7 को वहां पर दम घुटने लगा था। एक्चुअली 7 ने स्टारफ्लीट इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने जब से स्टारफ्लीट ज्वाइन करा था और कैप्टन शॉ के अंडर काम करना शुरू करा था तब से वो अपनी मनमर्जी से लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से उसे अपनी जॉब जाने से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उसने पिकार्ड और विलियम की मदद करके कुछ अच्छा ही काम किया है। अब इन सब के बीच हम रफी को देखते हैं जो स्टारफ्लीट की तरफ से प्लेनेट एमटेलेस प्राइम पर एज अ अंडरकवर ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी और वो यहाँ पर डेस्ट्रॉम के ऑफसाइड स्टेशन में हुई चोरी को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक्चुअली डेस्ट्रॉम के ऑफसाइड स्टेशन से एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटम टनल टैग चोरी हुआ था। यह टैग एक तरीके का टेलीपोर्टेशन डिवाइस जिसकी मदद से किसी भी और कितनी भी बड़ी चीज को कहीं से भी कहीं पर टेलीपोर्ट किया जा सकता था। और डर की बात यह थी कि अगर यह टैग किसी गलत हाथ में चला जाता तो यह टैग इतना ज्यादा भयानक वेपन बन सकता था जिसकी मदद से पूरे प्लेनेट को एक झटके में खत्म किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि रफी एक आदमी से मिलती है जो एमटेलस प्राइम के अंडरवर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव होता है। रफी उस आदमी को काफी सारे पैसे देने के बाद उस चोरी हुए डिवाइस के बारे में बताते हुए पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि उस डिवाइस को किसने चुराया हो या फिर उस चोरी के पीछे कौन है। रफी की बात सुनने के बाद वो आदमी रफी को बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि रेड लेडी के साथ कुछ होने वाला है। अब हम देखते हैं कि रेड लेडी का नाम सुनकर रफी अपने स्पेसशिप के अंदर वापस चली जाती है और ये शिप और कोई नहीं बल्कि ला सरीना होता है जो सीजन 1 के अंदर रियोस का शिप था और सीजन 2 के अंदर 7 का शिप था। और अब इस शिप को रफी यूज कर रही थी। अब जिनको रियोस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रियोस सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो अगर आपने सीजन 1 या 2 को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि अपने शिप के अंदर आने के बाद रफी अपने हैंडलर से बात करते हुए उससे मदद मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वो रेड लेडी के बारे में कुछ भी जानती है। अब यहाँ पर रफी के सवाल को सुनने के बाद उसकी हैंडलर उससे बोलती है कि रेड लेडी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो जाकर
पता करो कि ये रेड लेडी क्या है। अब हम देखते हैं कि हैंडलर से कोई हेल्प ना मिलने के बाद रफी खुद की ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और अब काफी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि एम्टालस प्राइम के डिस्ट्रिक्ट 7 के अंदर एक स्टारफ्लीट रिक्रूटमेंट बिल्डिंग है और यहाँ पर 24th सेंचुरी की फीमेल स्टारफ्लीट ऑफिसर रेचल गैरेट का एक स्टैचू लगने वाला है। रेचल गैरेट का एक स्टैचू लगने वाला है और उस स्टैचू का कलर रेड है। और अब रेचल गैरेट के स्टैचू को देखने के बाद रफी समझ जाती है कि जिन्होंने भी क्वांटम टनल टेक को चुराया है वो क्वांटम टनल टेक की मदद से रिक्रूटमेंट बिल्डिंग पर हमला करने वाले हैं। और अब इससे पहले कि रफी रिक्रूटमेंट बिल्डिंग को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर पाती, उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट बिल्डिंग को क्वांटम टनल टेक की मदद से जमीन के नीचे से ही टेलीपोर्ट करके थोड़ी ही दूरी पर आसमान से नीचे गिरा दिया जाता है। और अब इस एलियन टेरर अटैक के अंदर काफी सारे सिविलियन और काफी सारे स्टारफ्लीट ऑफिसर मारे जाते हैं और रफी सिर्फ देखती रह जाती है। अब इसके बाद हम राइटन सिस्टम के अंदर देखते हैं कि पिकार्ड और विलियम को बेवर्ली का शिप मिल जाता है और अब शिप के मिलने के बाद ये बेवर्ली के शिप के अंदर जाते हैं और अब इन्हें यहाँ पर बेवर्ली मेडिकल पॉट के अंदर सोई हुई मिलती है और साथ ही यहाँ पर मिलता है बेवर्ली का वो बेटा जिसके बारे में अब तक पिकार्ड और विलियम को कुछ नहीं पता था। अब इससे पहले कि इन लोगों के बीच कुछ बात हो पाती उससे पहले ही उन एलियंस का वॉरशिप वहां आ जाता है जो बेवर्ली और उसके बेटे के पीछे पड़ा हुआ था और ये शिप इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा बड़ा था कि उस शिप के आगे बेवर्ली का शिप तो छोड़ो यूएसएस टाइटन भी बचा था। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कौन है ये एलियंस और क्यों ये बेवर्ली और जैक के पीछे पड़े हुए हैं और आखिर किसने रिक्रूटमेंट बिल्डिंग पर हमला किया और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड आने वाली मुसीबत से सबको बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।